हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। अब हम लोग 2016 के एग्ज़ाम जो एनटीपीसी का हुआ था उसके अलग अलग शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम हुआ था सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का इसी यूट्यूब चैनल पे करवाने वाले हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले 28 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में यदि एक वस्तु को यदि एक वस्तु को 3735 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। आप ये बात बताइए कि अगर दुकानदार को 10% की हानि होती है तो 90% पर बेचता होगा। आगे ये कहा गया तो वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। यानी अब आपको चाहिए 10% का क्या लाभ, कि 10% का लाभ पर हम बेचेंगे तो हमको कितना रुपया प्राप्त होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए कि 10% का हानि अगर हो रहा है इसका मतलब कितना पर बेचेगा, 90% पर बेचा होगा। 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब ये कितना पर बेचना चाह रहा है, 110% पर। हम शायद पिछले वीडियो में भी एक टेस्ट था, टेस्ट का क्वेश्चन में भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आप एक चीज देखिए, ये 3735 रुपया को और 10% की हानि, 10% की अगर हानि हो रहा है इसका मतलब जो बिक रहा है वो 90% पर बिक रहा होगा, और 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 110% पर बेचना चाह रहा है। अब ये दोनों का अगर हम रेशियो लें तो ये 9 अनुपात कितना 10 हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन में कहा कि 10% का हानि हुआ था, इसका मतलब 9 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 9 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3735 रुपया। और ये 10 नहीं होगा, यहाँ 11 होगा। जब 9 का वैल्यू 3735 रुपया है तो 11 का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप बता दीजिए कि ये कितना का मल्टीपल है, तो 9 गुने 4 36, उसके बाद 1 और 3 13, 9 एकम कितना 9, 4 और 5 45, 9 पचे क्या 45। यानी अगर ये 9 का 415 गुना चल रहा है तो 11 का भी 415 गुना करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 11 का 415 गुना करवाएंगे तो किसी भी संख्या को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो इकाई अंक का क्या होगा, इकाई अंक उतरेगा, यानी 5, 5 और 1 कितना 6, 4 और 1 कितना 5, और फिर 4 का क्या उतरेगा 4, यानी आपका आंसर जो होगा वो 4500 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपया है। यानी ए और बी दोनों के वेतन का जो योगफल है ये 25,000 है। फिर कहता है वो अपने वेतन का 75% खर्च करता है। आप बताइए कि अगर वेतन का 75% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 25%। लेकिन एक बात इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी दोनों को मिला करके 25,000 कमा रहा है और वो अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है। इसका मतलब ए भी 75% खर्च करता होगा और बी भी कितना करता होगा 75% खर्च करता होगा। फिर कहा उनकी बचत का अनुपात 14:11 है, तो रुपये में उनके वेतन का पता लगाइए। अब ऐसा बात आपको पता है कि 25,000 में दोनों का अलग अलग इनकम क्या है, नहीं, दोनों को मिला करके 25,000। 75% क्या ए का खर्चा था कि बी का खर्चा था, तो ए का भी खर्च था बी का भी खर्च था। उसके बाद बचत का अनुपात 14 अनुपात क्या है 11 है। आप एक चीज ध्यान रखिए, जिस अनुपात में बचत होगा उसी अनुपात में उसका इनकम भी है, यानी 14:11 के अनुपात में उसका इनकम भी होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर 14:11 के अनुपात में उसका रेशियो चलाएगा इनकम का। तो क्या ये 14 अनुपात आएगा, 3030 खत्म, ये 3 और 2, यानी पहला आंसर गलत, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा में 14,000 11,000, 3030 कैंसिल, 14 अनुपात क्या 11, यानी आंसर नंबर कितना बी हो जाएगा। यानी आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बना करके आपको सॉल्व कर रहे हैं। आप इस चीज को थोड़ा सा देखिए कि जिस
अनुपात में इसका बचत होगा उसी अनुपात में उसका इनकम भी है और उसी अनुपात में उसका खर्च भी किया जा रहा है दोनों के बीच। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए और बी, ए का इनकम 300, बी का इनकम 200। तो आप ये बात बताइए दोनों का 3:2 के अनुपात में इनकम होगा। सेकेंड नंबर, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ए जो है वो 20% खर्च कर देता है और बी भी 20% खर्च कर देता है। आप बताइए कि 20% अगर खर्च कर रहा है ये भी और 20% ये भी खर्च कर रहा है। आप बताइए 20% अगर खर्च किया तो ये 300 का 20% खर्च करेगा तो 300 का 20% कितना, 60। इसका 20% लेंगे तो कितना आएगा, 40। आप बताइए 300 रुपया कमा करके अगर 60 रुपया वो खर्च कर देता है, इसका मतलब उसका बचत कितना है, 240। 200 रुपया कमा करके 40 रुपया खर्च कर दिया तो इसका बचत कितना है, 160। अब आप यहीं से एक चीज देखिए कि हम ना इनकम को लिए थे 3:2 में, तो आप ना जो खर्च 20% दोनों को खर्च करवा दिए, ये भी 3:2 में बदल गया। 60 और 40 को आप क्या 3:2 लिख सकते हैं। जो बचत आया ये भी बचत 3:2 में बदल गया। 80 × 3 और 80 × 2 यानी 3:2 हो जाएगा। वही बात हम यहां समझाना चाह रहे थे कि जिस अनुपात में खर्च, ये जो खर्च किया दोनों का 75% खर्च हो गया, तो जिस अनुपात में इसका बचत है उसी अनुपात में इसका इनकम भी होगा, उसी अनुपात में उसका खर्च भी किया हुआ होगा। भले दोनों का 75% परसेंटेज बराबर है, अब देख सकते हैं यहां पर भी 20% बराबर है, लेकिन अनुपात में क्या है, जिस अनुपात में इसका इनकम था उसी अनुपात में इसका खर्च, उसी अनुपात में उसका क्या है, बचत। तो हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा टाइम लग जाएगा, तो टाइम को भी तो आपको बचाना है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो अंकों की दो संख्या का गुणनफल आपको 2160 और उनका एलसीएम 180 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि एलसीएम 180 और गुणनफल 2160, तो आपसे पूछा गया क्या, संख्या। एक सिंपल सा एक एग्जांपल पहले हम आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम आपसे ये बात कहें कि 4 और 5 का अपना एलसीएम बता दीजिए, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना, 20। ये 20 जो आया वो क्या आया, एलसीएम आया। जब ये 20 एलसीएम आया तो आप देख रहे होंगे कि जो संख्या का अपना एलसीएम लाए थे, ये दोनों संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करता है। और ऐसा ऐसे में नहीं होगा, एलसीएम के केस में सभी जगह ऐसा चीज होगा कि जो एलसीएम आ रहा है वो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको कोई जरूरी नहीं है। अब आप बताइए आपका एलसीएम कितना, 180, और संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ये संख्या आपके ऑप्शन में मौजूद है, आपके ऑप्शन में मौजूद है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 180 दोनों संख्या काट देगा, क्या 72 180 को काटेगा, नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 36 काटेगा 180 को, काटेगा 36 × 5 180, 60 × 3 180, ये हो सकता है। 45 चौका 180, ये भी सही है। 48 नहीं काट रहा है, ये भी गलत। 54 भी नहीं काटेगा, ये भी गलत। यानी आपका आंसर कौन नंबर होगा, बी नंबर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यानी आपको करना तो सिर्फ इतना ही था कि जो संख्या काट रहा है एलसीएम को, वो एलसीएम होगा, वो संख्या होगा, नहीं तो संख्या नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको पता है कि जब दो संख्या के बारे में कहा जाए तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम और गुने में क्या, एचसीएफ। आप बताइए कि दोनों का गुणनफल 2160 और बराबर में एलसीएम 180 और गुने एचसीएफ। आप बताइए 0 0 कैंसिल, 18 और 12 100 216 हो जाएगा। अब अगर किसी संख्या का आपको एचसीएफ पता चल गया कि वो क्या है, 12, हमने संख्या 2 को अपने मन से मान लेते हैं। वो संख्या मान लिए हैं क्या, 12x और क्या 12y। जब भी संख्या होगा एलसीएम एचसीएफ के केस में
तो संख्या हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होता है और एलसीएम हमेशा संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। यहाँ पर हम संख्या एक्स वाई नहीं मान सकते हैं, संख्या जब भी मानना पड़ेगा तो एचसीएफ के मल्टीपल में मानना पड़ता है। तो हमने संख्या को एचसीएफ के मल्टीपल में मान लिए। अब आप बता दीजिए कि इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा, 12 एक्स और क्या वाई, और एलसीएम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 180। क्या इसके जगह पर 180 लिख सकते हैं? 12 को काटेंगे कितना बार में, 15 बार में, यानी एक्स और वाई बराबर कितना आएगा, 15। क्या एक्स वाई की जगह पर 15 की जगह पर 3 गुने क्या लिख सकते हैं, 5। तो 12 तिया 36, 12 पचे 60, यानी 36 और क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इतना करने की कोई जरूरी आपको नहीं है। आप फिर से देखिए कि हम इस क्वेश्चन में क्या किए हुए हैं कि एलसीएम जो होगा वो हमेशा संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। 72 नहीं कट रहा है, नहीं होगा। 45 कटेगा लेकिन 48 नहीं कट रहा है, नहीं होगा। 54 180 को नहीं काटेगा, नहीं होगा। 36 180 को काटेगा, 60 भी 180 को काटेगा, यानी आंसर 36 और क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा होगा। 4 नंबर में क्या कहता है, 198 और 78 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। और एलसीएम का मतलब क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हम लोग 2 और 4 और 6 लेते हैं, या 2 4 2 3 और 4 लेते हैं, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो यानी वो छोटा से छोटा संख्या लेना पड़ता है जो ये तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 12, यानी इसको पूरे पूरे काट दे, पूर्णतः काट दे, वो एलसीएम आपका होगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, उसको विभाजित करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एचसीएफ यानी कौन संख्या ऐसा बड़ा से बड़ा लें जो 198 और 78 दोनों को पूर्णतः काट दे। तो आप बताइए क्या 8 इसको काट रहा है, 8 दूनी 16, 3 और 8 38, फिर 8 पचे 40 हो जाएगा, यानी 8 नहीं होगा। 9 9 दूनी 18, उसके बाद 1 और 8 9 दूनी 18, अभी तो काट रहा है, क्या इसको काट रहा है, 9 8 72, ये भी नहीं होगा। 6 से ये कटेगा, 6 गुने 3 18, फिर 1 और 8 6 गुने 3 18, और ये 13 6 78, ये हो जाएगा। क्या ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, बच गया 5 और 58, 7 भी नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे। वैसे एचसीएफ में क्या होता है कि आप इसको ना अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए और जो कॉमन बात होगा उस कॉमन बात को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कहा गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। कहता है यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घट करके 88.25 हो जाता है। तो कहा गया कि भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का ज्ञात करें। ज्ञात कर सकते हैं, ये तो एवरेज का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा। सबसे पहले 3 सब्जेक्ट मैथ, साइंस और हिस्ट्री, तीनों का एवरेज कितना, 89। कहता है उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाएगा, यानी कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको जोड़ दिया जाता है तो औसत घट करके 88.25 हो जाएगा। आप बताइए औसत घट रहा है या औसत बढ़ रहा है। तो औसत ना घट गया है, औसत घटा कितना, तो 89 से पहुंच गया है 88.75 पे। औसत घटा तो 3 सब्जेक्ट का तो पहले से घटा और एक सब्जेक्ट लैंग्वेज आया तो उसका भी घट गया। इसका मतलब ये कि 4 सब्जेक्ट मेरा घट रहा है और 89 से कहाँ पर आ गया, 88.25। फिर से एक बात समझिए, अगर लैंग्वेज में 89 नंबर आ जाता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। 89 नंबर से ज़्यादा आता तो एवरेज में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाता। 89 नंबर से कम आ रहा है, इसका मतलब एवरेज में कुछ ना कुछ कमी हो गया। 80 एवरेज कमी हुआ, इसका मतलब जो मेरा लैंग्वेज का सब्जेक्ट था उसमें 89 नंबर से कुछ ना कुछ कम आ गया। आप बताइए 89 से एवरेज 88.25, इसका मतलब 0.75 कमी हो रहा है एक सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट कितना, 3 सब्जेक्ट पहले से, एक लैंग्वेज 4 सब्जेक्ट,
यानी एक सब्जेक्ट पर 0.75 का कमी हुआ और ऐसा ऐसा 4 सब्जेक्ट है, इसका मतलब कितना अंक का कमी हुआ? 3 अंक का। तो आंसर 89 में से 3 घटा दीजिए। 89 में से 3 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, ये नहीं कि आप इसको पूरे सॉल्यूशन करने लगे, सॉल्यूशन करने में टाइम लग जाएगा। फिर से एक बात समझिए, दूसरा तरीका आप देखिए, आप समझिए इस क्वेश्चन में मान लिया जाए कि मैथ, साइंस, हिस्ट्री और एक लैंग्वेज, एवरेज कहा, इसका मतलब तीनों का 89 89 89 है। हम इस क्वेश्चन में क्या किए कि अगर लैंग्वेज का 89 होता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप अगले नंबर में बताइए, क्वेश्चन कहा कि नहीं, औसत घट करके 88.25 हो गया, इसका मतलब इसमें 0.75 कमाया, इसमें 0.75 कमाया, इसमें 0.75 कमाया, इसमें 0.75 कमाया, इसका मतलब कमाया कितना? तो 0.75 0.75 1.5 और ये 0.75 0.75 1.5 कितना? 3, यानी 89 नहीं होगा। 89 में से 3 नंबर कम होगा, नंबर कितना होगा? 86। आंसर क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसे। और आप लोग क्या करते हैं इसको बनाने के लिए कि 3 सब्जेक्ट था तो मैथ, साइंस, हिस्ट्री बटे 3 का एवरेज 89, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लैंग्वेज बटे 4 सब्जेक्ट, एवरेज 88.24। यहाँ से आप मैथ, साइंस और हिस्ट्री का वैल्यू 89 गुने 3 और यहाँ से मैथ, हिस्ट्री और साइंस, लैंग्वेज का वैल्यू 88.25 गुने 4, ये तीनों का वैल्यू ये बैठा देते हैं। तो लैंग्वेज का वैल्यू ये गुना करके इसको आप घटा दीजिएगा, आपको वैल्यू आ जाएगा। तो इतना करने की कोई ज़रूरी नहीं है आपको। आप क्वेश्चन में ये देखिए कि क्वेश्चन देखने के साथ साथ कैसे बन जाए क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, और क्वेश्चन को हम लोग यही काम करेंगे, जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाए, एक संख्या को दूसरा संख्या से विभाजित किया जाए तो 5/3 बचता है। तो वैल्यू बचा कितना? 5/3, यानी बड़का 5 तो छोटका कितना? 3। तो कह रहा है छोटी संख्या पता करने के लिए। अभी बात बताइए, इस क्वेश्चन को भी आप बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को बता सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा। ये बात तो आप समझ गए 5/3 कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाए, यानी पहला संख्या को दूसरा से भाग करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। 5/3 का मतलब क्या? 5 वाला बड़का और 3 वाला छोटा संख्या। 5 वाला बड़ा संख्या होगा, 3 वाला छोटा संख्या होगा। तो अब एक बात बताइए कि आपसे पूछा गया किसके बारे में कि सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए, तो आप बताइए छोटी संख्या जो होगा वो तो 3 के मल्टीपल में होगा। 3 के मल्टीपल में 25 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 3 के मल्टीपल में 12 भी आ सकता है और 15 भी आ सकता है, दोनों हो सकता है। चलिए अब हम लोग 12 और 15 को चेक कर लेते हैं। इसी के हिसाब से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 3 बराबर 15 लें तो 1 बराबर 5। तो आप बताइए पहला संख्या कितना? 5, 5 बराबर कितना? 25 और ये 3, दोनों का मल्टीपल क्वेश्चन में कहा गया था 375 होना चाहिए। 25 को 15 से गुना करेंगे तो 375 आ जाएगा और आपका आंसर 15 ही हो जाएगा। अगर आप 12 लेते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? अभी तो आ गया। क्या किए? 3 छोटा संख्या था, हम 3 का वैल्यू 15 ले लिए छोटी संख्या, 1 का वैल्यू 5 आ गया, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 25 और इस 3 का वैल्यू कितना? 15 और 25 को 15 से गुना करेंगे तो 375 आ जाएगा। आगे हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को कि अगर हम 12 मानते, ये 5/3 को अगर 12 मानते 3 छोटी संख्या को, तो आप बताए 1 का वैल्यू कितना? 4, इसका वैल्यू 20 और 20 को 12 से गुना करते तो 240, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं था, इसीलिए आंसर 12 नहीं होगा। आंसर क्या होगा?
आपका 375 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा गया कि एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया है। और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया है जो अनुपात 5:3:1। इसका मतलब क्या, सामग्री का वैल्यू 5, श्रम का वैल्यू 3 और खर्च का वैल्यू 1। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च, आप एक चीज देखिए, अतिरिक्त खर्च किसके बारे में, अतिरिक्त खर्च का रेशियो 1,49,500 है। तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाइए कि मूल्य का पता क्या हो जाएगा। आपके कहा गया कि मशीन के निर्माण का मूल्य में ये सब खर्च है 5:3:1। और आपके क्वेश्चन में पूरे मूल्य का पता लगाने के लिए सॉल्यूशन कीजिएगा या बिना सॉल्यूशन का ही फिर से बता दें। पहले आप देखिए बिना कैलकुलेशन किए हुए इसका आंसर कैसे हम लोग ला सकते हैं। देखते हैं, आप एक चीज देखिए, इस मशीन का टोटल लागत अनुपात में 5:8 और 1:9 है। बस इतना ध्यान रखिए। आपके क्वेश्चन में कहा गया कि अतिरिक्त खर्च जो है वो अनुपात में 1, और अतिरिक्त खर्च अनुपात में 1 है, लेकिन इसका वैल्यू 1,49,500 है। क्या इस चीज को 1,49,500 को 1,50,000 मान ले? 1,50,000 मान चुके हैं। टोटल खर्च जो है वो अनुपात में 9, तो आपको पता है कि 1,50,000 को अगर 9 से गुना कर दिया जाए तो 1 लाख का 9 गुना 9 लाख और 50,000 का 9 गुना 4.5 लाख, यानी 13.5 लाख हो जाएगा जब 1,50,000 का 9 गुना करेंगे तो। लेकिन 1,50,000 तो था नहीं ये वैल्यू, 1,50,000 से कम है, यानी आंसर 13,50,000 से थोड़ा सा कम होगा। तो 13,50,000 से थोड़ा सा कम, ये तो बहुत ज़्यादा कम है, ये 4,47,000 है, ये तो होगा नहीं। ये 13,50,000 से ज़्यादा हो गया, ये 14 लाख से ज़्यादा है, और ये 13,45,550, और यही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं, बनाने की आपको कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं था। अगर आप बनाना चाहते हैं बना भी सकते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू 1,49,500, आप बताइए अनुपात 9 का जो वैल्यू होगा 1,49,500 गुने 9, आप कर लीजिएगा, आपको वो वैल्यू आ जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहा जा रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन में, कहा गया 5 किलो चीनी जिसका मूल्य 75 रुपया, यानी 5 किलो चीनी जिसका मूल्य 75 है, 5 किलो न चीनी का मूल्य 75 है। आगे कहा कि 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका मूल्य 180। आप बताइए कितना खर्च कर चुके हैं अभी तक, एक तरफ 75 रुपया, एक तरफ 80 रुपया। फिर का उनको आपस में मिश्रित कर दिया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है। 180 और प्लस में 75, आ जाइए 180 और प्लस 75, इसका मतलब दोनों मिलाकर के 255 रुपया का सामान आया और बेच रहा है 300 में, 300 में बेच रहा है। ये आपका क्रय मूल्य और ये आपका विक्रय मूल्य है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया लाभ परसेंट बताने के लिए आप या तो इसको छोड़ करके बता दीजिए या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं। 255 रुपया का सामान अगर 300 में बिक जाए तो लाभ होगा कितना रुपया, 45। ये 45 रुपया लाभ जो हो रहा है वो लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर 255 पे, और गुना कितना, 100। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए 9 पचे 45, 5 से ये, यानी ये वैल्यू 9/51 और गुने 100 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अगर अप्रोक्सीमेशन से देखिएगा, अगर ये 50 होता, ये 50 होता तो 50 का दुगुना 100, और ये 50 का दुगुना 100
हो जाएगा तो 9 दूनी 18% हो जाता, लेकिन ये 50 से ज़्यादा है, इसका मतलब वैल्यू 18 से कम होगा। 18 से कम होगा तो वैल्यू ना तो 18% हो सकता है, ना ही 19% हो सकता है। अब 18 से थोड़ा सा कम होगा, दोनों वैल्यू 18 से थोड़ा सा कम ही है। तो अब हम बी लगाएं कि सी लगाएं, थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी एक दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप भाग लगा लीजिए पूरे में, 900/51 कर लीजिए, टाइम तो लगेगा। लेकिन आप इसको ये भी तो काम कर सकते हैं, ये 3 और ये कितना 17, यानी 300/17। तो आप क्या करेंगे, 17 एकम 17, बच गया कितना 13 और 0, और 17 गुने 7 119, 119 चला जाएगा, बचेगा 11, फिर पॉइंट के बाद 0। अब बताएंगे 17 छक 102, 102 चला जाएगा, यानी 17.6, 17.6। अब बच गया इधर कितना 8 और 0। अब बते 17 पचे 85, यानी लगभग 7.65 के अप्रॉक्स में लगभग चला जाएगा, यानी आंसर बी नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को एक तरीका से और देखें कि कैलकुलेशन ये ना करके कैलकुलेशन को अगर हम दूसरे तरीका से करें तो दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन को कैसे करते हैं सो देखते हैं। अब आप एक बात बताइए कि अगर हम इस 51 को दुगुना कर देते तो ये 102 हो जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 51 को ना 50 लिए और दुगुना करने पर ये 102 हो जाता, 2 ज्यादा था, तो आप इसको ना 2 घटा करके लिख दीजिए 98 लिख सकते हैं। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर ये 50 है, इसको हम ऊपर नीचे 2 से दुगुना करवा दें तो बड़ा आसान हो जाएगा नीचे में 100 का कैलकुलेशन करना। तो ऊपर पढ़ना 18 गुने 98 और बट्टे में 100 आ जाता। अब देखिए क्वेश्चन का काम की क्या है। 18 को 98 से गुना करने का मतलब 18 को 100 से गुना करके 2 से कमा दीजिए। 18 को 100 से गुना करते तो 1800, 18 का दुगुना 36, 1800 में 36 घट जाएगा तो 1700 कितना 64/100, यानी 17.64, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही काम आपका करना था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो कैलकुलेशन को ना ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना अपना छोटा से छोटा कैलकुलेशन कीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। आपने एक चीज जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 15% बढ़ा तो 2 साल के बाद जो वैल्यू हो जाएगा, पहले साल के बाद 15% के बढ़ने के बाद 60 लाख पर 15% नहीं बढ़ेगा, जो टोटल वैल्यू हो जाएगा ना उस पर 15% बढ़ेगा। तो कहता है 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। तो आप ये बात बताइए कि मेरा जो 60 लाख है, तो पहले वर्ष 15% अगर हम बढ़ा दें तो आप बताइए 15 छक 90 और 90 के बाद 4 0, 1 2 3 4 0, यानी आपका जो बढ़ेगा वो 15% बढ़ा दिए 9 लाख। अब आगे दूसरे साल जो जाएगा, यानी पहले साल के बाद, यानी इसका रेट जो है वो 69 लाख हो जाएगा। और अब फिर से 15% बढ़ेगा, और 15% बढ़ेगा तो डबल जीरो कैंसिल, 000 तो उतरेगा। 15 गुने 9 135, 5 बचा 13, 15 छक 90 और 90 और 13 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 छक 90 और बचा हुआ था 13, तो ये वैल्यू 103 हो जाएगा। यानी अब जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 1,35,000, यानी ये 1 लाख नहीं 10,35,000। ये वैल्यू इतना था एक साल पहले 69 लाख, और 10,35,000 और बढ़ गया, इसका वैल्यू 30 5 3 9 7 इतना वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हम लोग को इतना करने की कोई जरूरी नहीं है।
ये कैलकुलेशन इतना करना कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें कि एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। अगर प्रत्येक वर्ष 15% का वृद्धि हुआ तो प्रत्येक साल 15% का वृद्धि का मतलब पहला भी 15 वृद्धि, फिर से 15 वृद्धि, और प्लस प्लस क्या होगा प्लस, और 15 गुने 15 और बट्टा में 100, यानी 15 15 30 और 15 15 225, 225 बट्टा 100, इसका मतलब 2.25, यानी टोटल वैल्यू 32.25% हो जाएगा। यानी 32.25% जो है ना वो उसका वृद्धि है। और 32.25% का मतलब आप खुद बताइए, अगर 33.1/3 होता तो इसका वैल्यू 1/3 हो जाता। तो 60 लाख का 1/3 20 लाख होता। और ये उससे 1% के आसपास कम है, यानी 1%, यानी 33.1/3 33.33 से ये 1% कम है। तो आप बताइए 60 लाख का 1% कितना हो जाता। तो आप ना उतना वैल्यू 60 लाख का 1% 6,000 हो जाता। तो 6,000 नहीं 60,000 हो जाता। तो आप ना 20 लाख में से 6,000 सिर्फ घटा दीजिए अप्रोक्स में। तो सबसे पहले 60 लाख तो ये, और इसका 1/3 का आसपास 20 लाख, तो 80 लाख। 80 लाख में से 60,000 घटा दीजिएगा अप्रोक्स में, तो 60,000 घट जाएगा तो 79 और 40,000 के आसपास चला जाएगा। तो ये 79 और 35,000 है। ये 1% से हल्का ज़्यादा घटाना था, इसीलिए उन मतलब 60 या 40,000 ना होकर के 5,000 थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये वैल्यू 1% से थोड़ा ज़्यादा घटाना था। यानी आंसर आपको ये आ जाएगा। आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी यहां पर भी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 0.00825 और भागा 0.05, 0.0000825 और भागा 825 और भागा में 0.05। आपको पता है कि अगर ये दो अंक यहां से हट जाए तो ये दो अंक यहां आ जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, यहां पॉइंट आ जाएगा। अब अगर हम 5 से लगा दें तो 0 पॉइंट, आप अभी भी 0 और 1, उसके बाद बच गया 3 और 2, 32, 6 पचे 30, बचा 2 और 5 पचे 25, 0.0165। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते थे कि पॉइंट के बाद 3 3 6 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, आंसर पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएगा। और पॉइंट के बाद 4 अंक यही है, पॉइंट के बाद ये भी 3 अंक है, ये भी 5 अंक है, ये भी 3 अंक है। आंसर तीनों में से कोई भी नहीं होगा, पॉइंट के बाद 4 अंक वाला होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपके 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक दुकानदार 20%, एक दुकानदार 20% और 10%, उसके बाद कि दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद को 100 उत्पाद के लिए 108 रुपया पाता है, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अगर 20% और 10% का दो क्रमिक बट्टा दिया तो वो ना 108 रुपया उसको मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ निकालने के लिए 20% और 10% के लिए, तो ये वैल्यू हम लोग जानते हैं कि अगर हम 20% और 10% का एक क्रमिक बट्टा दिया जाए तो 20 + 10 और माइनस में 20 × 10 और बट्टे में कितना 100। आप ये बात बताइए कि 30 में से 2 गया तो कितना परसेंट, 28% का ना एक छूट दे देगा। अगर 100 में 28% का छूट दिया, इसका मतलब बेच कितना पड़ रहा है 72% पर, और 72% का वैल्यू कितना 108, तो 72% का वैल्यू 108 का वास्तविक मूल्य बताइए। तो वास्तविक मूल्य कितना परसेंट 100%। तो 100% का वैल्यू क्या करेंगे 108/72 अगुने कितना 100, 36 दूनी 72, 36 दिया 108 और 2 से कटेगा 50 और 50 दिया 150 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 150 रुपया। अब इसी क्वेश्चन को ना आप दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरे तरीका से कैसे सॉल्व करते, तो आप इस चीज को थोड़ा सा देखिए कि अगर 20% का अगर हम छूट दिए तो 20% का छूट देने का मतलब क्या, 20% का मतलब 1/5। तो 5 का सामान कितना में बेच रहे हैं 4 में,
क्यों? क्योंकि 20% का वैल्यू 1/5, 5 रुपया में 1 रुपया छोड़ देंगे। 10% का वैल्यू 1/10, इसका मतलब 10 रुपया में 1 रुपया छोड़ देंगे, तो 10 रुपया में कितना रुपया देंगे? 9 रुपया। आप बताइए 10 बचे 50 और ये 9 चौका 36, यानी 50 का सामान कितना में बेच रहे हैं? 36 में। लेकिन 36 के जगह पर कितना रुपया ले रहे हैं? 108। कितना गुना चल रहा है? 3। ये भी 3 गुना करवा दीजिए, यानी 50 का 3 गुना 150, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 12 नंबर में यह बात दिया, 3 गुने 121, तो 3 गुने 121 का मतलब 11, ये 361 का मतलब 19, 11 तिया 33, 33 में से 19 गया, 33 में से 19 गया तो क्या बचा? 14। 529 का मतलब 23, इसका मतलब 6 6 दूनी कितना? 12, 23 12 45, 45 नहीं 35। आप ये कटेगा तो ये कटेगा 7 दूनी 14, 7 5 35, 2:5 हो जाएगा। कर सकते हैं 2:5। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? कहा यह गया है कि एक संख्या का 2/3 का 1/4 100 है। आप बताइए कि 2/3 का 1/4 बराबर 100 है। आपको पता है ये 2 दूनी 4, 1 का वैल्यू 3 दूनी 6, 6 गुने 100 600 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको मन करे संख्या x मान लेने का, हम x मान लेंगे। x का 2/3 का 1/4 बराबर 100 होगा, तो 2 दूनी 4, x बराबर 3 दूनी 6, 6 गुने 100 600 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य 15.5। बाद में यह पाया गया कि निरीक्षण गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया। आप एक चीज बताइए कि अगर आपका 10th का एग्जाम हुआ है और एक मैथ के सब्जेक्ट में 40 की जगह पर 60 नंबर आपको दे दिया है, तो आपको एक्चुअल में जितना नंबर आना चाहिए था उससे 20 नंबर आपका एक्स्ट्रा आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपका नंबर कितना था? 40, और दे कितना दिया? 60। तो गलती से दे दिया 60, यानी 20 नंबर ज्यादा दे दिया। इसी क्वेश्चन में यह भी कहा कि 24 के बजाय 42 पढ़ लिया, यानी ज्यादा दे दिया मान कि कम दिया? मान ना ज्यादा दे दिया है, तो उसका एवरेज पहले से कम हो जाएगा। कितना कम होगा सो देखते। 42 पढ़ लिया और था कितना? 24, तो ज्यादा कितना दिया? तो 24 में से 42 में से 24 चला जाएगा, 18 ज्यादा दिया। आप बताइए 18 ज्यादा दिया किस पर? 20 गो पर। तो आप बताइए कि कटेगा 9/10, यानी 0.9। ये 0.9 एवरेज में ज्यादा है। आप बताइए कि एवरेज में ज्यादा है तो आंसर क्या होना चाहिए? उतना तो घटाना पड़ेगा, यानी आप घटा सकते हैं 15.5 माइनस 0.9, यानी ये जो घट करके आंसर आएगा वो वैल्यू 14 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं आंसर। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा 15 नंबर में? उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 9 महीना का 1000 रुपया हो जाता। अब एक प्रॉब्लम क्या है, 1000 रुपया हो जाता है। 1000 वो मूलधन नहीं है, वो 1000 ना मिश्र धन है। और आपसे मूलधन के बारे में पूछा गया कि ऐसा कौन सा मूलधन होगा जो 1000 रुपया पुर जाएगा, और वो भी पुरना किसका है? 9 महीने में, और रेट क्या होना चाहिए? 8%। 9 महीने का मतलब क्या? 1 साल नहीं, 1 साल में 3 महीना कम, 9 महीना का ब्याज चाहिए। और ब्याज चाहिए किसका? साधारण ब्याज चाहिए। क्या परसेंट का? 8%। 8% 1 साल का है। 1 साल का मतलब क्या? 12 महीना का। 12 महीना का अगर 8% लेगा तो आप खुद बताइए 6 महीना का 4% होगा, होगा ना? 8% वार्षिक है, वार्षिक का मतलब 12 महीना का 8%, तो 6 महीना का 4%, 3 महीना का 2%, 9 महीना का मतलब 6 महीना और 3 महीना, तो 4 और 2 मिलकर कितना? 6%। यानी आप कह सकते हैं कि 6% ब्याज है। मूलधन बराबर नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट
ब्याज में 6% आएगा। कैसे? तो 8 गुने इस 9 को अगर हम साल में बदल दें तो 12 से भाग लगाना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6%। आपको पता है कि अमाउंट बराबर 106%। 106% का वैल्यू 1000। तो आप बताइए कि मूलधन आपका 100% होता है। 100% का वैल्यू कितना होगा? 1000 बटे 106 गुने 100। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे तरीका से थोड़ा सा सोचिए। अगर हम अपने तरीका से करें तो आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं हम अपने तरीका से कि हम आपको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस थोड़ा सा सोचिए। आपको पता है कि ये चारों ऑप्शन जो है, ये चारों का चारों ऑप्शन मूलधन है और ऐसा ब्याज इसमें क्या चीज जोड़ दें? 6%, ताकि वो 1000 पहुंच जाए। आप बताइए कि आपका जो ब्याज है वो ब्याज क्या परसेंट लेना है? 6%। किसी भी संख्या का 1% उसके पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव देना है। आप बताइए इसका अगर 1% निकाला जाए तो 7.81 के आसपास होगा। तो 7.81 1%, तो 6%, 7 छक 42, 781 में 42 जोड़ेंगे तो 1000 पूरेगा? नहीं, पहला गलत। दूसरा 981, 981 का मतलब 9.81, 9 ही ले लीजिए। 1% 9 तो 6%, 9 छक 54, 981 में 54 जोड़ेंगे तो 10,000, यानी 1000 से पार कर जाएगा। ये भी नहीं। 943 का 1% 9, 9 छक 54। आप बताइए खुद कि 9.43 प्लस में 54 अगर जोड़ दिया जाए, अच्छा 943 है, ये 943 और प्लस में 54 जोड़ दिया जाए तो ये 4 3 7 5 4 9, यानी 997 के अप्रॉक्स। अब इसको 9 आप 4 3 माने थे, तो 9.43 को भी तो आप 6 से गुना कीजिएगा ना, तो लगभग आपको 1000 पहुंचा देगा। यानी आपका आंसर ये होगा। ये भी नहीं होगा। इसका 1% 8 और 8 का 6 गुना 48, 843 में 48 जोड़ेंगे तो 901 के ही आसपास जाएगा। तो आंसर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज ये क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का परसेंट कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप बताइए कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। पहला नंबर में चीनी का परसेंट 6%, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी की परसेंट कितना है? आप बताइए 1 लीटर पानी था, पहले नंबर में 1/5, ये 1 लीटर पानी किस में? 5 में। अब आप बताइए कि अब जो मेरा चीनी होगा वो 1 लीटर चला गया, तो अब तो 5 नहीं बचा, अब टोटल कितना बचा? 4 बचा। तो 4 में कितना? 1, यानी ये 1 बटा कितना? 4। आप बताइए 1/4 अगर आ रहा है और परसेंटेज 6% था, अब इसका वैल्यू 1/6, यानी ये 6% अगर चला जाए तो ये आ जाएगा 1.5%। 1.5% एक्स्ट्रा होगा, यानी 7.5% होगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम इसको दूसरे तरीका से पहले आपको समझाते हैं। अब एक बात आप बताइए, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, यानी 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी कितनी परसेंट होगी, यह आपसे पूछा गया। हम मान लिए कि पहले 5 लीटर था और अब 5 लीटर में से 1 लीटर भाप बन के उड़ गया, अब कितना बचा? 4 लीटर। और इस 5 में चीनी कितना? 6%। इस 4 में चीनी कितना परसेंट है नहीं पता, क्या मान लिए? x%। भाप जो बना उसमें चीनी तो नहीं उड़ा होगा, पानी उड़ा होगा। तो आप बताइए कि इस 5 का जो 6% होगा वही वैल्यू 4 का x% हो गया होगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 दूनी 4, ये 3, और ये x का वैल्यू 5 या 15/2, यानी क्या परसेंट? 7.5%। और यही हम आपको बताना चाह रहे थे। बताना क्या चाहते थे कि पहले 5 में था, अब कितना आ गया? 4 में। एक्स्ट्रा जो आएगा वो 4 में आएगा, यानी ये 6% जो है वो 1/4,
यानी 1.5% एक्स्ट्रा आ गया होगा। मीठा जो है वो चीनी की मात्रा जो 1.5% ज्यादा हो गया होगा। पहले 5 लीटर में 6% था, अब 5 लीटर में नहीं होना चाहिए, अब 4 लीटर में कितना परसेंट, चीनी की मात्रा वही है, इसीलिए हम लोग 6 का 1/4 निकाल दिए, यानी 1.5% ज्यादा होगा। तो 1.5% ज्यादा होगा, इसका मतलब 7.5% हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर पाता है, यानी एक नदी की खुदाई जो है वो 8 दिन में कर सकता है, तो आप बताइए कि 10 पुरुष 8 दिन में कर दिया तो टोटल काम 10 गुने 8, 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा, तो 15 गुने क्या x, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, x का वैल्यू 16/3 और 16/3 का मतलब 5.33%। कर सकते हैं 5.33%। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। वैसे भी आप ना एक चीज जानते हैं कि अगर पुरुष की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो टाइम जो है वो कम लगेगा, पुरुष की संख्या बढ़ जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। आप बताइए टाइम लगेगा कितना कम, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले जो मेरा लगता था वो 8 दिन लगता था, अब कम लगेगा, जितना पुरुष एक्स्ट्रा भाग रहा है उसका उल्टा गुना टाइम का होता है। तो आप बताइए कुछ नहीं करना है, 10 से गया 15, आंसर 10 बटा, आप 15 करवा दीजिए, ये 2/3 यानी 16/3 और 16/3 का वैल्यू 5.33%। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है कि 3, 6, 7, x 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनका माध्य जो है वो 15 है, तो x का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। माध्य का मतलब क्या, औसत। औसत अगर 15 है तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कीजिए कि सबको जोड़ कर भी बना सकते हैं। टोटल वैल्यू कितना है, 3 नंबर, 3 3 6, 3 9 1 10, यानी अगर 10 संख्या का औसत 15 है तो टोटल वैल्यू 150 होना चाहिए। क्या हम लोग x बराबर 150 माइनस सब संख्या को जोड़ करके लिख दें, तो सब संख्या को जोड़ करके लिखेंगे। उससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप ना इकाई अंक पर भी बना सकते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन का इकाई अंक अलग अलग है। तो आप ये बात बताइए, इकाई अंक को जोड़ें तो 8 5 13, 13 का 3, फिर 9 3 12, 12 का कितना 2, फिर 5 2 7, 7 1 8, और 8 और 7 15, 5 5 और 6 6 5 11, 11 3 कितना 14, 4 जीरो पुराने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा, यानी 6 जोड़ना पड़ेगा, तब ना 4 था बचा हुआ, 6 4 10 जीरो पुर जाता। अब अगर हम सबको जोड़ करके घटा दें तो आप ना सबको जोड़ करके घटा दीजिए, 3 6 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28, आप जोड़ करके घटा सकते हैं। ये 150 कहाँ से आया, एवरेज 15 और वैल्यू कितना था 10 को संख्या है 3 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 संख्या था, तो इसीलिए ये चीज़ किया गया है। कर सकते हैं ये काम, कर सकते हैं। आ जाइए आप अगले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से एकदम भिन्न को चुने। एक अलग भिन्न होना चाहिए, यानी एकदम नहीं होना चाहिए। एक अलग कौन सा भिन्न होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। एक अलग सा भिन्न इसमें आसानी से निकल सकता है। 15/20, 15/20 का मतलब 3/4, 48/60 का मतलब 4/5, 21/48 का मतलब 7 या 21, 7 चौका 28, 75/125 या 75 25 चौका 100। सबसे अलग भिन्न 4/5, 48/60, आंसर 48/60 हो जाएगा। कर सकते हैं 48/60। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, 20 से 22 क्या कहा गया है। 20 से 22 में निम्नलिखित जानकारी को अध्ययन करके दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए प्रश्न में उत्तर देने के लिए क्या कहा गया है कि 70 व्यक्ति, ये 70 व्यक्ति के बारे में क्या कहा कि 70 व्यक्ति किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। आपके क्वेश्चन में ऐसा बात नहीं कहा गया है कि कोई आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब 70 का 70 आदमी कुछ ना कुछ बोलता है।
अगर नहीं बोलने वाली बात होगा तो आपको स्पष्ट कह देगा कि नहीं बोल रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं कहा, यानी सारा का सारा आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा है। 70 व्यक्ति के किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकता है और 26 फ्रेंच ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आप फिर से ये डाटा बना दीजिए, डाटा बनाने के बाद सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा आपका। ये मान लिया जाए इंग्लिश और ये फ्रेंच। आप फिर से इस डाटा को देखिए, इस डाटा में क्या है कि ये पूरे वैल्यू इंग्लिश, सिर्फ यहां से लेकर के ये वैल्यू इंग्लिश, ओनली फॉर इंग्लिश। ये वैल्यू जो है फ्रेंच और इंग्लिश दोनों है। आप ये बात बताइए, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 26 को जो है वो फ्रेंच बोल सकता है और 52 जो है वो अंग्रेजी बोल सकता है। अगर हम 26 को फ्रेंच बुलवा दें और क्वेश्चन में ये भी बात कहा कि 52 अंग्रेजी बोल सकता है, अगर ये 52 अंग्रेजी, आप इस बात को स्पष्ट रूप से देखिए कि अगर ये 52 अंग्रेजी बोलेगा, 52 अंग्रेजी बोलेगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलने वाला जो ये वैल्यू है, यानी 52 में क्या चीज जोड़ेंगे, 70 पुर जाएगा तो 18, यानी सिर्फ फ्रेंच बोलने वाला 18, जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलता है। और फ्रेंच बोलने वाला कितना है, 26। इसका मतलब 8 आदमी ऐसा होगा जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोलता है, ताकि 18 8 26 पुर जाए। आगे क्वेश्चन में कहा कि 52 व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा, 52 में 8 आदमी बैठ चुका है, तो अब बचा कितना, 52 में से 8 घटा दीजिए तो 46। आप इस क्वेश्चन को डाटा कोई तीनों आदमी मिला करके 70 आदमी होना चाहिए, 70 गलती कर दिए। 52 में से अगर आप 8 घटा दीजिएगा तो 52 में से अगर 8 घटेगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 44। ये तीनों का तीनों जोड़ने पर 70 पुरना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं पुरा देते हैं जैसे हम पुराएं, फिर से आप देखिए हम क्या किए इस क्वेश्चन में कि ये पूरे का पूरे डाटा 52, तो सिर्फ फ्रेंच बोलने वाला ये जो बच गया था भाग, सब मिला के 70 होना चाहिए, तो ये बच गया 52, 70 में से 52 चला गया 18, जो सिर्फ ओनली फॉर फ्रेंच बोल रहा है। क्वेश्चन में कहा फ्रेंच बोलने वाला 26, तो ये भाग जो बचा इसमें फ्रेंच इंग्लिश दोनों बोलता है, तो 26 होना चाहिए, तो 18 और 8 मिलकर के 26, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। आगे क्वेश्चन में ये कहा कि इंग्लिश बोलने वाला 52 है, 8 हो चुका था, तो कितना बचा, 44। कहता है कितने व्यक्ति, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 52 प्लस में 26 दोनों मिलाकर के 6 2 कितना, 8 5 2 7, यानी 8 व्यक्ति ज्यादा है 70 में से, इसका मतलब 8 व्यक्ति दोनों चीज बोलने वाला है। आप ऐसे भी बैठा सकते हैं। आ जाइए, आप क्वेश्चन में क्या कहा, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, तो फ्रेंच बोलने वाला कितना है, 18। कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाला कितना है, 44। अगला जाइए क्वेश्चन नंबर 22। एक क्वेश्चन इस डाटा पर और है, कहता है कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रांच दोनों बोल सकते हैं, तो कॉमन वाला बात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 23। 23वां में क्या कहा कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, 25 सवाल है, कहता है प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यानी अगर हम सही बोलेंगे तो 4 अंक दिया जाएगा और गलत बोलेंगे तो 2 अंक काट लिया जाएगा। कहता है यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही हुए। आप बताइए सवाल कितना था, 25, क्या अंक दिया जाएगा, 4 अंक। अगर मेरा चारों का चारों सही, सबका सब सही हो जाता तो मेरा जो वैल्यू आता वो कितना अंक आता, 100 अंक आता, लेकिन आया कितना, 70। आप ये बात बताइए कि हमको कितना अंक का लॉस हुआ है, 100 से 70 पहुंच गए तो लॉस कितना अंक का, 30 अंक का लॉस हुआ है। 30 अंक का लॉस क्यों हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि गलत जवाब देने के लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। अगर गलत जवाब देते हैं तो 4 अंक जो मेरा आना चाहिए था वो तो नहीं ही आएगा, 2 अंक मेरे नंबर में से काट लिया जाएगा। जैसे आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो 1/4 अगर नेगेटिव है तो 1 नंबर गलत बनाए तो 1 नंबर तो वैसे चला गया, और 0.25 आप गलत बनाए हैं उसके बदले में चला गया। तो आप एक क्वेश्चन गलत बनाने का मतलब 1.25 गलत चला जाता है। आपके क्वेश्चन में यह कहा गया कि 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत जवाब देने के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। 2 अंक काट लिया गया, इसका मतलब क्या कि एक क्वेश्चन पर 4 अंक तो वैसे गया और 2 अंक वैसे गया, 4 और 2 6 अंक चला गया।
नंबर कितना कमा 30, एक क्वेश्चन पर कितना 6, तो 30/6 यानी कितना क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन जो है वो क्या हुआ होगा, गलत हो गया होगा। और कितने सवाल सही हैं, तो 25 में अगर 5 गलत हो गया तो सही जो होगा वो सही कितना होगा, 20 होगा। कर सकते हैं, या फिर आप ना ऑप्शन का भी प्रयोग कर दीजिए, ऑप्शन का प्रयोग से भी बन जाएगा। आप खुद बताइए कि अगर हम इसी को ले लेते हैं, 20 क्वेश्चन सही है, इसका मतलब 5 क्वेश्चन गलत होगा। 20 सही है तो 20 सही है, तो प्रत्येक का जो नंबर आपको मिल रहा है वो नंबर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा था। 20 25, तो 25 गुने 4 100, और 5 आपका कितना गलत था। आप देखिए 20 में कितना कहा गया, अच्छा सीमा को 20, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, 20 सही है तो 20 गुने 4 80, 5 गलत था, 2 नंबर जाएगा, 5 दूनी 10 70। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आ जाइए अगले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन, एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 15 सेकेंड में एक पुल को पार कर जाती है। देखिए रेलगाड़ी अगर किसी पुल को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को पार करता है, और क्वेश्चन में कहा 15 सेकेंड में एक पुल को पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। 90 की 15 सेकेंड में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई पार करेगा 15 सेकेंड में। इसका स्पीड 15 मीटर प्रति सेकेंड है, 1 मीटर में 1 सेकेंड में 15 मीटर, तो 15 सेकेंड चला, इसका मतलब 15 गुने 15, इसका वैल्यू 225 हो जाएगा। आप बताइए कि ट्रेन 90 मीटर लंबी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा, 225 माइनस 90, और 225 माइनस 90 का वैल्यू 135 मीटर, यानी 135 मीटर जो होगा वो क्या होगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है और समान दूरी वापस आएगा। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है। आप बताइए दूरी में परिवर्तन नहीं है तो गया किसके रफ्तार से, 4 के रफ्तार से, आएगा कितना 16। हम आपको ना ये बात शायद बताए हैं कि अगर स्पीड है और दूरी समान है तो स्पीड का जस्ट उल्टा क्या होता है, टाइम। ये रेशियो 1 अनुपात कितना 4, तो टाइम 4 अनुपात 1 हो जाएगा। कहता है कि दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कहता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ कर आता है, दौड़ करके आ रहा है, उसका स्पीड क्या है, कितना समय लेगा। आपको पता है कि ये 4 घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा कितना घंटा में पहुंचा, 3 घंटा में। आप बताइए इसका वैल्यू जो था ना वो 3 घंटा था, और 3 घंटा का मतलब क्या, 180 मिनट। 180 मिनट है, कितना का मल्टीपल चल रहा है, तो 45 का। आप बताइए 1 बराबर कितना समय लेगा, 45 मिनट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 26। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है √3/4 a² बराबर 24√3 है। √3 से √3 कैंसिल। आप बताइए a² का वैल्यू 24 गुने 4 कितना, 96 हो जाएगा। तो आप से पूछा गया उसका परिमाप क्या होगा, तो क्या हम लोग a का वैल्यू बता सकते हैं, √96। √96 का मतलब 16 गुने 6, इसका मतलब 4 रूट कितना 6 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि परिमाप क्या हो जाएगा। परिमाप क्या होगा, तो परिमाप जो है वो 3 गुने भुजा होता है, और 3 गुने भुजा का मतलब 3 गुने भुजा 4√6, यानी ये वैल्यू 12√6, और 12√6 ही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये खैर आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27।
क्या कहा गया 27 नंबर क्वेश्चन में कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यानी एक आयताकार खेत है, इसके कोने पर खड़ी है और आगे कह रहा है कि यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है, विकर्ण के साथ दौड़ती है मतलब इस विकर्ण पर दौड़ेगी, कहता है प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, दौड़ती है, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ गई, तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय किया गया है, ये आपसे पूछा गया। खेत की लंबाई 40 और क्या है 30, आपको पता है ये 90 डिग्री होगा। 40 30 40 30 का मतलब 3 और 4 का 10 गुना, और 3 और 4 का मतलब क्या 5, तो ये वैल्यू कितना 50। या फिर ये वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 30 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, आप वैल्यू कीजिएगा 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 900 2500 और 2500 का वैल्यू कितना 50। विकर्ण पर दौड़ करके यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक गई तो 50 गया, और यहां से टर्न आया भी तो 50 आया, तो आप बताइए टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 100, यानी 100 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर में थोड़ा सा 28 हो गया है क्या, 28 नहीं है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, साइन थीटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक, यानी ये क्वेश्चन में होना चाहिए ये बात कि साइन थीटा बराबर √3/2, इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, और आपसे पूछा गया टेन थीटा यानी टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा, यानी आंसर 4 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, यानी 5 कहते हैं 30 नंबर पे। आइए 30वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि y ज्ञात करें यदि y + 1/3 प्लस y + 2/5 वैल्यू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। आपने इसका एलसीएम लेकर के बना सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेकर के बनाइएगा तो आपको टाइम लग जाएगा। क्या करेंगे, एलसीएम अगर लेके हम बनाए, एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15, ये 5 यानी 5y प्लस में कितना 5 प्लस में ये क्या हो जाएगा 3y और प्लस 3 3 दूनी कितना 6 बराबर 3 आ जाएगा। 5 और 3 8y, 5 तिया 15 तिया 45 और 6 5 11, इसका मतलब y बराबर 45 में से 11 चला जाएगा, 34 34/8, 34/8 का वैल्यू कितना 8 चौका 32, बचा कितना 2, तो अब नहीं लगेगा पॉइंट, 2 का मतलब 20, 20 का मतलब 8 दूनी 16, उसके बाद कितना 5 और 5 8 बचे 40, यानी 5 बच गया ना, 8 दूनी 16 4 बच गया, तो 40 यानी 8 बचे 40 हो जाएगा, यानी 4.25 हो जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब आपको डेली यही एक क्वेश्चन, एक सेट का डेली आपको मैथ का जो क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है, प्रत्येक दिन एक एक सेट आपको शाम 6-7 बजे मिल जाएगा, और इसका PDF अंकित क्लासेस के ऐप पे मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको मिलते रहेगा। मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी मिलेगा, अभी मैथ मिलेगा, सुबह 10 से 11 बजे के बीच में आपको रीजनिंग का भी सेट मिलते रहेगा, और आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।